पे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, अगर उनको उनके नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो दो तरह से वो क्लासिफाई होती हैं, आइदर इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। क्या होता है, कोई किसी को पता हो तो बताइए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये नाम सुने तो होंगे, या ऐसा यस तो सर। नहीं कि ये नहीं सुना है किसी ने। चलिए अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ज्यादातर नेचर में जो रिएक्शंस डोमिनेंट होती हैं वो इरिवर्सिबल टाइप की होती हैं। मतलब नेचर में जो डोमिनेंट रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होती हैं। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं करते। जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट है, अगर इनको आपने मिक्स किया तो ये दोनों रिएक्ट करके सीओडी का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। लेकिन ये रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चल रही है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। इसमें ऐसा नहीं कि वो जो सीओडी है वो दोबारा रिएक्ट करके एओबी बनाए। ये रिएक्शन यूनी डायरेक्शनल होती है, इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है ना। ओनली अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर होती है। ओनली अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इन रिएक्शंस में एक खास बात होती है कि कोई एक रिएक्टेंट ऐसा जरूर होता है कम से कम जो लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव करे। ठीक है, एटलीस्ट वन लिमिटिंग रीजन प्रेजेंट। तो कोई ना कोई एक रिएक्टेंट ऐसा जरूर होता है जो लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव करता है। लिमिटिंग रीजन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ भी चुके हैं कि ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजन। ठीक है, तो इन रिएक्शनों में एटलीस्ट वन रिएक्टेंट बिहेव्स एज ए लिमिटिंग रीजन। एटलीस्ट वन reactant behaves as a limiting region। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस सर सर। इसमें सबस्क्रिप्ट में जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जी फॉर गैस होता है, मतलब किसी रिएक्टेंट के नीचे जी लिख दिया जाए तो वो जी होता है गैस। एस लिख दिया जाए तो सॉलिड, वो उसकी फेस होती है। एल लिख दिया जाए तो लिक्विड है, तो उसकी फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ऐसी रिएक्शन एक ओके समय ऐसा जरूर आता है कि कंप्लीशन को कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मतलब एक समय ऐसा जरूर आता है कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऑलवेज रीच टू कंप्लीशन। ठीक है, ऑलवेज रीच टू कंप्लीशन। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप लोग अभी तक जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं आप लोगों ने, ज्यादातर जैसे 9th 10th में भी बहुत सारी रिएक्शन आप लोग पढ़ी होंगी, तो मैक्सिमम रिएक्शन इरिवर्सिबल टाइप की होती है ना। जैसे कुछ बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शंस के एग्जांपल अगर हम लोग बोले तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जाए और कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए और उनका न्यूट्रलाइजेशन कराया जाए, तो वो एक इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है। जैसे HCl ले लिया
HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें आपने NaOH ऐड कर दिया है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनने लगेगा प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल। हाँ एक इरिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन हो गई। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले सकते हो, है ना, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे HCl ले लिया, आप सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH ले सकते हो। ऐसे ही जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर आल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ज्यादातर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको जैसे अभी आप लोग स्कूल में आपको टेस्ट वगैरह भी कराए जाएंगे, कटायन एनायन का टेस्ट वगैरह कराया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे आयंस के हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होता है। जैसे क्लोराइड आयन का टेस्ट में बोलते हैं कि क्लोराइड आयन का अगर कोई सॉल्ट है ना, जैसे पोटेशियम क्लोराइड आपने ले लिया और उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने लगे, तो जैसे ही आप थोड़ा भी एक ड्रॉप भी सिल्वर नाइट्रेट की मिलाओगे, अगर उस सॉल्ट में क्लोराइड आयन है, तो वो जो क्लोराइड आयन है वो सिल्वर आयन के साथ कंबाइन होकर सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो आपको वो टेस्ट ट्यूब में दिखेगा कि उसका व्हाइट पीपीटी बन रहा है ना। ऐसे ब्रोमाइड आयन होता तो उसमें AgBr येलो पीपीटी बनता। तो जिसमें भी कोई भी रिएक्शन जिसमें पीपीटी अगर बनने लगे, तो समझ जाना कि वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपकी कंप्लीटली इरिवर्सिबल होती हैं, क्योंकि एक बार अगर पीपीटी बनने लगता है तो ये पीपीटी दोबारा जैसे ऐसा नहीं कि पीपीटी ये रिएक्ट कर जाए HNO3 से और वापस में AgNO3 बनाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पीपीटी की फेस सॉलिड हो जाती है। पीपीटी की फेस क्या हो जाती है, सॉलिड। पीपीटी जब भी बनता है तो वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है, सॉल्वेंट से सेपरेट हो जाता है, वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन, जैसे कंबशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, कंबशन रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के इनफाइनाइट नंबर का एग्जांपल मिलेंगे, क्योंकि नेचर में ये रिएक्शंस डोमिनेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में जो हम लोगों को जिस पे फोकस करना है वो है बेटा ये वाली रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये स्पेशली रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही बेस्ड है ना। ये पूरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पूरा पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन पे बेस्ड है। सारी शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, वो पूरी की पूरी रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही डिपेंड करती है। तो इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शनल होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती है, बोथ डायरेक्शनल रिएक्शन होती है। बोथ डायरेक्शन रिएक्शन का मतलब, बोथ डायरेक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इनमें पहले रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो जैसे ही बनना शुरू होते हैं, वो भी आपस में रिएक्ट करने लगते हैं। उनके भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट भी बनने लगता है। मतलब इसमें दो रिएक्शन एक साथ अकर होने लगती है। एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती है और एक रिएक्शन साइमल्टेनियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती है। मतलब दोनों रिएक्शन एक साथ ही चल रही होती है ना। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। इनको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसमें जो ऊपर वाला आप एरो देख रहे हो, हाफ एरो, ये एक्चुअली फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये नीचे वाला एरो है वो बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर यहाँ पर है ना। तो ABCD हमेशा गैसियस स्टेट में होंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी गैसियस फेस में हो, सभी एक्वस फेस में भी हो सकते हैं, है ना। वो मैंने यहाँ पे गैसियस फेस इसलिए लिख दिया क्योंकि ज्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शन गैसियस फेस में होती है, मैक्सिमम। लेकिन ये कहना भी सही नहीं कि सारी गैसियस फेस में होती है, कुछ एक्वस फेस में भी होती है ना। सर यस। सर अगर एक रिएक्शन हाँ कंप्लीट होने बोलो। के बाद, एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर किसी कैटलिस्ट के द्वारा हम लोग उस रिएक्शन को वापस उसी में कन्वर्ट करें, तो वो इसका एग्जांपल होगा रिवर्सिबल का।
नहीं, अगर आप किसी एक्सटर्नल एजेंट का हेल्प लेके रिएक्शन को करा रहे हैं तो फिर वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी रिएक्शन, है ना। मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शन तो होगी, लेकिन जो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। Yes, sir. तो अभी चलो आगे सब पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब अभी हो सकता है पूरी तरह समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन सेल्फ अकरिंग होनी चाहिए, मतलब आपको बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प लिए ए से बी बन रहा हो, और बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प लिए सी से डी भी बन रहा हो, तब उसको हम लोग रिवर्सिबल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है ना, तो अकर्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में एक साथ अकर होती है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में एक साथ अकर होती है, और इन रिएक्शन में बेटा कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होता है, नो लिमिटिंग रीजन डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि देखो इनमें ना तो कभी रिएक्टेंट कभी पूरी तरह से रिएक्ट करते हैं, ना कभी प्रोडक्ट, है ना। और ये बोला भी जाता है कि अगर इन रिएक्शन को आइडियल कंडीशंस पे कराई जाए, आइडियल कंडीशन का मतलब यहाँ पे है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और क्लोज कंटेनर में कराया जाए तो ऐसी रिएक्शंस कभी कंप्लीट ही नहीं होंगी, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेंगी। अब वो बात अलग है कि आइडियल कंडीशन मेंटेन कर पाना भी एक इम्पॉसिबल टाइप का टास्क होता है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी फ्रिक्शनलेस कंटेनर में इस तरह की रिएक्शन कराई जाए है ना, और कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाए और कंटेनर पूरी तरह से एयर टाइट हो, है ना, सील्ड कंटेनर हो, तो फिर ऐसी रिएक्शन मतलब कि इनफाइनाइट टाइम तक भी चलती रहेगी, ठीक है। तो इस बात को भी तो इसीलिए बोलते हैं कि इनमें कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं होता है ना। इसको भी लिख दिए, इफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इफ रिवर्सिबल रिएक्शन, if reversible reaction are carried out in a closed vessel and constant temperature, then they will never reach to completion. तो अगर ऐसी रिएक्शंस को आइडियल कंडीशंस में कराएं तो ऐसी रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन को रीच नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि भैया इनके एग्जाम्पल, हमें कुछ इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, ठीक है। इनके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हम लोगों को पता होने चाहिए कि कभी ये रिएक्शन आपको दे दी जाए तो कम से कम आप देख के पहचान तो जाओगे, ठीक है। तो some popular example of reversible reaction, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ फेमस एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले लिख लीजिए आप, ये पहले वो रिएक्शन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में काफी पॉपुलर है, वो वाली देख लेते हैं। तो जैसे H2+ आयोडीन, कभी भी हाइड्रोजन और आयोडीन को एक क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन कराया जाए, हाइड्रोजन यहाँ गैस है, आयोडीन भी गैसियस फॉर्म में, तो उससे HI बनने लगता है, लेकिन HI का फॉर्मेशन और HI का जो डिकम्पोजिशन है वो साइमल्टेनियसली होता है ना। मतलब एक तरह से वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, ठीक है। जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया हम लोग बनाते हैं, हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ये भी एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब इसमें भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है, मतलब N2H2 से अमोनिया भी बन रही है, साथ ही साथ अमोनिया जो बन रहे हैं मॉलिक्यूल वो डिकम्पोज भी हो रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, तीसरा रिएक्शन आप लिख सकते हो कांटेक्ट प्रोसेस से। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो SO2 प्लस O2 से SO3 बनता है। तो सेकंड और वाले में यहाँ ये पे N2 रहेगा ना, रिएक्शन सेकंड में N2। N2, हाँ बिल्कुल N2 है, वो H2 लग गया। तो N2 प्लस 3H2 से ट्वाइस अमोनिया बनेगा, है ना। और तीसरे में SO2 प्लस O2 से SO3 बन रहा है ना। ये भी रिएक्शन अगर हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में कराएं तो ये भी रिवर्सिबल ही होगी। अच्छा, ये सारी रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, ये अगर हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में कराएं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब तो ये रिवर्सिबल होंगी। और इनके लिए ये भी बोला जाता है कि अगर इन रिएक्शंस को ओपन कंटेनर में कराएं, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि पहले जब इनको कराएं, स्टार्ट करें तो क्लोज कंटेनर में करें, तो क्लोज कंटेनर में तो इनका नेचर कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। और कुछ समय के बाद जो इसके ऊपर कैप लगी होगी, मतलब उसके ऊपर जो ढक्कन होगा, उसको ओपन अगर कर दें, कंटेनर खोल दें हम लोग, तो वही रिएक्शन धीरे धीरे इरिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। मतलब उसमें बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होती जाएगी, फॉरवर्ड फास्ट होती जाएगी, एक समय फिर वो कंप्लीटली इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इनको अगर आप चाहते हो कि रिवर्सिबल नेचर उनके अंदर बना रहे, तो आपको कंटेनर क्लोज ही रखना पड़ेगा पूरी तरह से, एयर टाइट रख। कंटेनर क्लोज रखने का मतलब कि वो एयर टाइट होना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, और ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। और ये जो जितने भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल बोले जाते हैं। मतलब ये कई बार तो ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन में लिख के दे दी जाएंगी, लेकिन कई बार हो सकता है कि ये रिएक्शन हम लोग को नहीं भी दी जाएंगी क्वेश्चन में, और हम लोग से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये हमें पता होना चाहिए कि N2H2 मिलके अमोनिया ही बनेगा, कुछ और नहीं बनने वाला है। मतलब कई बार हम लोग को ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग को ये रिएक्शंस याद भी होनी चाहिए, है ना। वैसे बहुत बेसिक रिएक्शन है, एक बार आप देख लेंगे तो ही याद हो जाएंगी। अब PCl5 को अगर हीट कर दें तो PCl3Cl2 में कन्वर्ट होने लगता है, और ये रिएक्शन भी एक रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन होती है। अच्छा, अभी तक ज्यादातर आप देख रहे हो कि इसमें गैसियस फेस में ये रिएक्शन हो रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी रिएक्शन गैसियस फेस वाली नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक्वस फेस में होने वाली एक रिएक्शन, ये काफी फेमस है। ईस्टर आप ले लीजिए, कोई ऑर्गेनिक ईस्टर, जैसे मैंने ले लिया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COO, और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, इसमें वाटर ऐड करने लगी, तो ईस्टर की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और प्लस एल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है, और ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। लेकिन जबकि इसमें देखो कोई भी गैस नहीं है ना, इसमें सारे रिएक्टेंट एज वेल एज सारे प्रोडक्ट जितने भी है, वो सब एक्वस फेस में। एक्वस मतलब समझ रहे हो, एक्वस का क्या मतलब है? dissolved in water. सर डिजॉल्व इन वाटर अगर जो सर जो हाँ, एक्वस फेस मतलब कि वो सब वाटर में डिजोल्व फेस में है ना, वाटर में सॉल्युबल फेस में है। तो ये जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, ये सभी वाटर, मतलब उस रिएक्शन में वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया गया है, और वाटर के अंदर ही वो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना। तो सॉल्युबल फेस में प्रेजेंट है। तो ये सारी एग्जांपल जो मैंने आपको बताए, ये बेटा सभी रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, इतने में किसी को डाउट हो तो पहले लिख लो आप लोग ये सारी रिएक्शन, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही लिखे हैं, है ना। वैसे और भी बहुत सारी रिएक्शन होती है, इनके अलावा भी होती है, लेकिन ये वही एग्जांपल लिखे हैं मैंने जो हम लोग को याद होने चाहिए, है ना। हो सकता है कि क्वेश्चन में हम लोग को ना भी दिया जाए, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जैसे अमोनियम बाईसल्फाइड को हीट कर रहे हैं तो क्या क्या बनेगा, तो इसमें अमोनिया बनेगा और H2S बनेगा। तो ये मतलब रिएक्शन हम लोग को लिखनी आनी चाहिए।
ठीक है, क्लियर हो रही बात? यस सर। यस। है ना? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है, जैसे चैप्टर का नाम अगर देखो तो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? उसमें केमिकल के साथ इक्विलिब्रियम भी है। तो यार ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? तो पहले हम लोग को इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब क्या है, मीनिंग क्या है ना? इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? कोई बताए, कोई बताना चाहे तो बता सकता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर बैलेंस कह सकते हैं, सर अगर कोई स्टेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस। मतलब हो रहा है तो जो सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों साइड कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी जो सबसे पहले किसने बताया था, बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस, यस सर। है ना? बिल्कुल सही है। तो टू द पॉइंट अगर बोले तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब एग्जैक्टली अगर आप देखा जाए तो जैसे डिक्शनरी में आप देखो तो उसका मतलब आपको मिलेगा बैलेंस। इक्विलिब्रियम एक स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस की एक सिचुएशन होती है, स्टेट होती है। और नेचर में अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम देखे जाते हैं। ठीक है, और एक आपको मैं अगर टू द पॉइंट बोलूं ये बात कि नेचर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं या हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए ही होते हैं, है ना? नेचर में जितने भी तरह तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, अगर आप अपने सराउंडिंग में कोई भी प्रोसेस देखिए तो आपको लगेगा कि यार हर एक प्रोसेस किसी न किसी तरह के इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए हो रहा है ना? हर चीज बैलेंस होना चाह रही है। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा हम लोग साइंस की लैंग्वेज में अगर पढ़ें तो इक्विलिब्रियम को हम लोग तीन डिफरेंट टाइप में जनरली क्लासिफाई कर देते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिस्ट्री में जो हम लोग को मतलब रहता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से ही मतलब रखना है फिलहाल। लेकिन अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो इक्विलिब्रियम मैकेनिकल टाइप का भी हो सकता है, थर्मल टाइप का भी हो सकता है और केमिकल टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल में तो आप फिजिक्स में बहुत सारे एग्जांपल पढ़ते हो, मैकेनिक्स में आप बहुत सारे एग्जांपल पढ़ते हो। जैसे एक मैं छोटा सा बिल्कुल एक प्यारा सा बच्चों वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक मैंने एम मास का ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको एक थ्रेड से मैंने हैंग कर दिया। ठीक है, तो अभी ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है ये एक इक्विलिब्रियम में है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है तो ये एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ना? अच्छा, कैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे? क्योंकि इस पे नेट फोर्स आप देखो तो वो नेट फोर्स अगर आप देखिए तो वो बैलेंस है। एक तो ऊपर टेंशन लग रहा होगा, है ना? और नीचे यहाँ पे अगर उसके एफबीडी भी आप बनाए तो एक उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी एमजी लग रहा होगा। लेकिन इस समय इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? बैलेंस है ना? तो अगर किसी भी बॉडी पे अगर तरह तरह के फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर उनमें जितने भी तरह के फोर्स लग रहे हैं, अगर सभी फोर्स का रिजल्टेंट क्या है? जीरो है ना? तो वो सिस्टम किस में होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। बोलो भाई, Yes, sir. है ना? यस तो ये यहाँ पे जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे, कहाँ पे देखते हैं हम लोग? तो देखो, जब थर्मल इक्विलिब्रियम जब भी मेंटेन होता है किसी भी सिस्टम में तो उस सिस्टम का ऐसे समझिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हम लोग ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरह के सिस्टम ज्यादा देखेंगे कि ये सिस्टम है, सराउंडिंग है, इसमें क्यू हीट अगर सिस्टम से सराउंडिंग में गई और वही क्यू हीट मान लो या सेम कोई दूसरी क्यू हीट सराउंडिंग से सिस्टम में इंटर कर गई तो इससे क्या होगा? मतलब जिस रेट से हीट का फ्लो हो रहा है अगर उसी रेट से हीट इंटर भी कर रही है
और इस सिस्टम का टेम्परेचर कोई T है, तो वो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर नेट हीट फ्लो अगर कांस्टेंट रेट से हो रहा है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का फ्लो अगर सेम रेट से हो रहा है, तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। बोलो भैया। यस यस है ना। अब जैसे यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम पे हम लोग को मतलब रखना है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम, अब देखो आपको थोड़ा सा यही समझ में आना चाहिए, हर जगह कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम हो रहा है। जैसे मैकेनिकल में फोर्स बराबर हो रहे हैं, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हीट का फ्लो जो है वो बराबर हो रहा है, या सेम रेट से हीट का फ्लो हो रहा है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्शन का रेट अगर इक्वल हो जाए, है ना, जैसे मान लिया कि आपको कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी गई, ए से बी बन रहा है मान लो, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है बेटा, और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी साइमल्टेनियसली हो रही है, लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो RF है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, RB है ना। और अगर ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो बोलेंगे कि ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में तभी आएगी जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। हाँ, जिस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनने लगे, तो वो हमारा सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो सबसे मेन कंडीशन है वो यही होती है। अच्छा, ये लेकिन अचीव भी तब होगा जब कोई कैसी रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल की इररिवर्सिबल, है ना। हाँ, तो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव तभी होगा जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही हो और बैकवर्ड, या मतलब बोथ डायरेक्शनल रिएक्शन हो, तभी उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे तो एक ही प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में हो रहे, तो रेट भी एक ही डायरेक्शन में डिफाइन होगा, दूसरी डायरेक्शन में रेट ही नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही होगी, तो वहां तो इक्विलिब्रियम आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो अचीव होता है वो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हो सकता है, और वो कब अचीव होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यही इसकी डिफिनेशन है। देखो, आपसे अगर कभी पूछा जाए कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब आपसे जैसे सब्जेक्टिव पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, स्कूल लेवल में, तो अगर आपसे केवल सिंपल ये डिफिनेशन ही पूछ रहा है, बताइए कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप सीधे बोल सकते हो, है ना, बोल देना द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, द रेट एट विच द रेट सॉरी द state at which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction is called equilibrium, is called chemical equilibrium। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक समय या एक ऐसी स्टेट जरूर आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, बोलो भाई, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, सभी को समझ में आनी चाहिए। यस सर। ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखो, नेचर में हर चीज इक्विलिब्रियम को रीच करना चाहती है। ये एक स्टेबिलिटी थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी का एक पार्ट है
कि नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहती है और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम पे ही होती है। कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ जाता है ना। जैसे आप परचून की दुकान में जाते हो, मान लो आपको कुछ सामान लेना है, कोई भी जैसे जो वे करने वाला सामान है, तो वो एक 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 पर्दे पे रख देता है भी, जो भी वेट होते हैं एक तरफ, वो आप जो भी सामान ले रहे हो वो रख देगा, है ना। और फिर उसमें ये देखा जाता है कि भाई पर्दा, दोनों पर्दे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या आजकल तो डिजिटल वाले आ गए हैं, उसमें तो सीधे डिजिटल में सीधे ही वेट दिखता ही है कि हाँ भाई 2 किलो ले रहे हो तो 2 किलो जैसे ही हो जाता है, तो वो फिर 2 किलो से ज्यादा ज्यादा होगा तो वो सामान कम करने लगेगा, है ना। और 2 किलो से कम होगा तो फिर आप उसको घूरने लगोगे, ये क्या कर रहे हो, है ना। तो लेकिन दोनों लोग सेटिस्फाई तभी होते हैं जब वो एग्जैक्ट 2 किलो लमसम होता है ना। या 2 किलो से थोड़ा सा वो ज्यादा ही दे देता है कि कस्टमर हैप्पी रहे थोड़ा सा, है ना। या तो वहां पे इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है तभी दोनों पार्टी सेटिस्फाई होती है ना। तो ये हर चीज, ये नेचर का रूल है कि हर चीज इक्विलिब्रियम को ही अचीव करती है, और इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, एक इसके लिए ग्राफ बनता है, एक ग्राफ बना लीजिए आप लोग, कि इसी चीज को अगर ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके रिएक्शन के रेट वर्सेस टाइम एक कर्व बनता है, जिसमें वाई एक्सिस में रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में टाइम को। तो एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो बोलते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने बनाई है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे वाली लाइन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होते होते और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट साइमल्टेनियसली बढ़ते बढ़ते एक समय दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, और जहां पे रेट इक्वल होता है वहीं पे इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। या वो जो टाइम होता है उसी को टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम लोगों ने टाइम लिया हुआ है, तो जिस भी टाइम पे दोनों रेट बराबर हो रहे हैं उसी को बोलेंगे ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है। और एक बार अगर रेट बराबर हो जाता है तो फिर वो इक्वल ही रहता है। ठीक है। अगर एक बार रेट इक्वल हो जाएगा तो फिर वो इक्वल ही रहेगा। आइडियल कंडीशन में ये मान के चल रहे हैं कि आइडियल कंडीशन है, कंटेनर एक क्लोज कंटेनर में वो रिएक्शन हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. अच्छा, तो ये बात बहुत बेसिक है वैसे तो। अच्छा, इसमें थोड़ा ये भी बता देते हैं कि इसमें जो रेट है केमिकल काइनेटिक्स के क्या कहती है। रेट को एक्सप्लेन वैसे तो केमिकल काइनेटिक्स करती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसको भी समझ लीजिए कि आपको लग रहा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्यों कम हो रहा है या बैकवर्ड का क्यों बढ़ रहा है ना। तो इसको केमिकल काइनेटिक्स से एक्सप्लेन किया जाता है। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में एक रेट का बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। रेट होता है डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। डेल्टा सी जो है वो कंसंट्रेशन के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा टी वो टेम्परेचर के टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस टाइम इंटरवल में वो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे तो दो दो रेट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। एक लिख रहे हैं आर एफ, एक लिख रहे हैं आर बी, एक लिख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, एक बैकवर्ड रिएक्शन का। तो देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज पे डिपेंड करेगा, है ना। आर आर फॉर रिएक्टेंट, है ना। आर, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आर फॉर रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बैकवर्ड सर एक रिएक्शन बार का फिर से जो बता रेट दीजिएगा होता है। ऊपर से। सर डिस्कनेक्ट हो हाँ गया था बिल्कुल मेरा। बेटा, हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी मैं बता ही रहा हूँ, है ना। फिर से सुन लो। तो इसमें देखो, रेट को हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं।
ये फॉर्मूला होता है केमिकल काइनेटिक्स में, सर रेट का ग्राफ से फॉर्मूला होता है। बता दीजिए सर, ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ को समझाने के लिए ये बता रहे हैं ये पूरा, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना है ना, ये कैसे ऐसा बन रहा है, इसको ये इसी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिना इसको समझाए वो कोई समझा ही नहीं पाएगा। है ना। इसमें तो बस इसमें तो अभी मैंने ये बताया कि वाई एक्सिस में रेट ले लिया, एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया मैंने। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज करता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन साथ ही साथ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। और एक समय दो रिएक्टेंट का घटते घटते प्रोडक्ट का बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाता है। जहां पे बराबर हो जाता है वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाता है ना। और से फिर ये ठीक है। इक्विलिब्रियम में ही रहता है। हाँ, क्या करो बेटा। सब फिर वो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहता है। हाँ, एक एक बार अगर रेट इक्वल हो जाएगा तो फिर इक्वल ही रहेगा वो। अच्छा सर। हाँ, फिर वो इक्वल ही रहता है। सर ये अब देखो फिर उसको सीधे आगे सीधे सीधे बढ़ता जाएगा। हाँ, फिर वो दौड़ता रहेगा। ठीक है, मतलब दौड़ने का मतलब ये है कि एक बार इक्विलिब्रियम आ गया ना बेटा, तो फिर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, है ना। अगर आप आइडियल कंडीशन में करा रहे हैं तो फिर रेट एक बार इक्वल हो गया तो फिर इक्वल ही रहता है वो, फिर वो कम ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, देखो आप लोग को मैं बिल्कुल लेमैन एग्जांपल देता हूँ, मतलब बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूँ, तो उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। कि जैसे मान लो कि एक ये रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। ठीक है, ए से बी बन रहा है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। अच्छा, आप जैसे लैब में गए, केमिस्ट्री लैब में गए और आपको ये रिएक्शन करानी थी। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया। ठीक है, और उसका टेम्परेचर पहले कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, फिर आपने एक रिएक्टेंट लिया ए, है ना, गैस फेस में है, और उसके आपने 10 मोल ले लिए। एक मैं सिंपल डेटा ले लेता हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने उसको 10 मोल उसके फिल कर दिए उस कंटेनर में, और किसी टी टेम्परेचर में आप उसको हीट करने लगे। तो हो गया क्या कि ए से बी बनने लगा, मतलब ए डिकम्पोज होके क्या बनाने लगा, बी बनाने लगा, है ना। तो देखो टी इक्वल टू 0 पे, और आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टॉप वॉच भी ले गए हो। ठीक है, और आप हर 2 सेकंड में आप क्या कर रहे हो, एवरी 2 सेकंड में उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ए और बी, उनके मोल मीजर कर रहे हो, है ना। आपने एक ऐसी डिवाइस लगा दी है यहाँ पे जो मोल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि 2 सेकंड में ए के मोल कितने हैं वो बता रहा है, और 2 सेकंड में बी के मोल कितने बता रहा है। तो वो डेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए। टी इक्वल टू 0 पे आपकी जो डिवाइस बता रही, वो बता रही कि ए 10 मोल पड़े हुए हैं ए के, और 0 मोल पड़े हुए बी के। क्योंकि टी इक्वल टू 0 वो टाइम है जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है ना। और जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट के मोल क्या है, 0 ही होंगे। ठीक है, फिर आपने 2 सेकंड के बाद देखा कि रिएक्टेंट का 1 मोल कम हो गया। 2 सेकंड के बाद जो आपने डिवाइस लगाई है उससे पता चला कि रिएक्टेंट ए के 9 मोल बचे हैं। हाँ, 1 मोल बी का बन गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने फिर ऐसे कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल में आपने देखा, फिर आपने 5 सेकंड में देखा तो इसके 8 मोल उस समय थे, और ए के बी के 2 मोल थे। फिर आपने 10 सेकंड पे देखा तो रिएक्टेंट थोड़ा कम और हो गया, 7 मोल हो गए, और इसके कितने हो गए, 3 मोल, है ना। ऐसे ये कहानी चलती जा रही है। फिर आपने एक टाइम देखा 14 सेकंड। 14 सेकंड में रिएक्टेंट के 6 मोल हो गए, और प्रोडक्ट के 4 हो गए। इसके बाद आपने एक चीज ये ऑब्जर्व की कि 14 सेकंड के बाद हर एक टाइम पे मोल कांस्टेंट हो गए।
मतलब आपने 14 के बाद जब 15 सेकंड पे देखा तो रिएक्टेंट के मोल उतने ही दिखाई दिए, 4 ही मोल, प्रोडक्ट के भी 4 ही मोल। फिर आपने 16वें सेकंड में देखा, सेम वही सिचुएशन, 6 मोल, 4 मोल, और उतने पे ही वो फिक्स हो गए। टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन रिएक्टेंट के मोल फिक्स हो गए 6 पे और प्रोडक्ट के भी 4 पे। अब इसके बाद ना इसके घट रहे हैं ना इसके बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का आपको डेटा देखने को मिला, और जनरली इसी तरह का डेटा मिलता है। यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल सिंपल से डेटा लिया है समझाने के लिए आप लोगों को। तो आप इस डेटा को देख के बताइए कि शुरुआत में क्या हो रहा था कि एज टाइम इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीजेस, है ना। देखिए, एज टाइम पासेस द Yes. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग while concentration of product goes on increasing, है ना। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्रोडक्ट का बढ़ रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे इससे आप रेट को रिलेट कर सकते हो कि शुरुआत में रिएक्टेंट आपके पास बहुत सारा था, तो जो भी कोलिजन्स हो रहे होंगे रिएक्टेंट के बीच में ही हो रहे होंगे, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट ज्यादा रहे होंगे और बन कम रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत में प्रोडक्ट तो 0 से शुरुआत है ना। शुरुआत में प्रोडक्ट के मोल तो ना के बराबर होंगे, तो शुरुआत में बॉन्ड की ब्रेकिंग बहुत तेजी से हो रही होगी रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट के बॉन्ड तेजी से टूट रहे होंगे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बेटा क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे कौन सा रेट डिपेंड करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, है ना। क्योंकि बेटा जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तभी तो प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिफाइन होता है, क्योंकि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तभी तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी, है ना। और शुरुआत में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट के मोल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो शुरुआत में देखो तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन रिएक्टेंट के मोल क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मोल रेट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वही चीज आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखाई जा रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कोई पूछे क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में रिएक्टेंट के जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है वो बड़ी तेजी से हो रहा होगा, क्योंकि शुरुआत में मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्टेंट के ही है। तो जो भी कोलिजन्स हो रहे होंगे वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में ही हो रहे होंगे, है ना। तो उनके मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करेंगे तो बॉन्ड टूटेंगे, तो उन्हीं के तो टूटेंगे Yes, है sir. ना। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बॉन्ड का फिजन तेजी से हो रहा होगा। अच्छा, शुरुआत में प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल तो बहुत ही कम होंगे, तो उनके बीच में कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो उनके बॉन्ड के बनने की, अच्छा, जब वो कोलिजन करेंगे तब नए बॉन्ड बनेंगे, तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट के बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट के मोल बढ़ रहे होंगे प्रोडक्ट का, है ना, वैसे वैसे उनका रेट भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा शुरुआत में ग्राफ चल रहा है, और एक समय आएगा कि दोनों का जब कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के रेट ऑफ फॉर्मेशन और जो ब्रेकिंग जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो सेम हो जाएगा, और वहीं पर इक्विलिब्रियम आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब इस डेटा से एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि जब इक्विलिब्रियम आ रहा है उस समय दोनों के मोल क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, है ना। देखो, फिर रिएक्टेंट के Yes. 6 पे फिक्स हो गए, प्रोडक्ट के 6 पे फिक्स हो गए। अब सीधी बात है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट हो जाएगा। Yes, ऐसे sir. ही प्रोडक्ट का भी कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका भी रेट क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स हो जाएगा। और अच्छा, ये तो आपको मैंने एवरेज रेट बताया। रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जाता है। अगर बहुत स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं तो रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में डीसी बाई डी भी लिख सकते हो, डिफरेंशियल फॉर्म में। डीसी जहाँ डी टी जो है बहुत इनफाइनिटली स्मॉल टाइम इंटरवल में
जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि जब इक्विलिब्रियम आ रहा है उस समय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, है ना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो। है ना। इसीलिए जो रेट की लाइन है वो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब टाइम वाली एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो एक बात यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रेट तो बराबर हो जाते हैं, लेकिन जो कंसंट्रेशन होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो जरूरी नहीं कि आपस में बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के 6 मोल पे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, और प्रोडक्ट के 4 मोल पे कांस्टेंट हो गए, लेकिन ये वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है ना। क्या 6 4 के बराबर है, नहीं, ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो हम लोग अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बोले, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इसको नोट में लिख लीजिए आप लोग, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बोले तो ये कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, the concentration of reactant and product becomes constant, है ना। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट कहने का मतलब जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो जाए, नॉट नेसेसरी इक्वल, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो बराबर ही हो। हाँ, एक रेयर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो बराबर होके भी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है होगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा जाएगा कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएंगे और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन किसी दूसरी वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। बोलो भाई, सर यहाँ पर तो इतनी A बात। से B बन रहा है। हाँ, तो ए से बी नहीं बन सकता क्या? सर यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं। ए से बी बन रहा है, बी से ए भी तो बन रहा है ना, तो रिवर्सिबल तो हो गई ना। सर B से A कैसे बन रहा है? बी से ए रिवर्स डायरेक्शन में बन रहा है। ये जो नीचे वाला एरो है ये हमें यही बता रहा है कि बी से ए भी बन रहा है इसमें। ऊपर वाला एरो बता रहा है कि ए से भी बन रहा है। ये चीज तो हम लोग एरो को देख के समझ पाएंगे ना। सर यहाँ पे अगर B के मोल तो बढ़ रहे हैं। हाँ, तो बी के मोल बढ़ेंगे तो उनके बीच में कोलिजन नहीं होंगे, यस सर। और उनके बीच में कोलिजन होंगे तो उनके अपने बॉन्ड टूटेंगे, और उनके अपने बॉन्ड टूटेंगे तो फिर वो डिफरेंट ए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने लगेंगे, है ना। यस सर। क्योंकि यहाँ पे मान के चलने की दो ही स्पेसीज ही है, दो, एक ए है और बी है, तो ए के बॉन्ड टूटेंगे तो बी में कन्वर्ट होगा, बी के टूटेंगे तो ए में कन्वर्ट होगा, है ना। तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, और रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान होती है ये डबल हेडेड एरो। अगर कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये डबल हेडेड एरो अगर लगा के दिया जा रहा है तो ये हमें मान के चलना है कि वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ठीक है। सर यहाँ पे ये दोनों के आपको मोल बढ़ रहे हैं और साइमल्टेनियसली बॉन्ड टूट के एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। दोनों के कहाँ बढ़ रहे हैं भाई? सर सॉरी सर, B का बढ़ रहा है। रिएक्टेंट के घट रहे हैं, प्रोडक्ट के बढ़ रहे हैं। दोनों के कभी बढ़ नहीं सकते ना बेटा, तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे आपने ये बात बोली, इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे आप ये बात बोल रहे हो, इस पे आपसे ग्राफिकल
ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग भी बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व shows the condition of equilibrium। ठीक है, देखो आपको मैं कुछ कर्व बना के दूंगा, आप लोग को बताना है कि कौन से कर्व ऐसे हैं जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे पहला कर्व रेट वर्सेस टाइम, इसमें रिएक्टेंट का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है, एक समय के बाद इक्वल हो गया, है ना। तो ये तो होता ही है, अभी मतलब बनाया ही था। एक आपको दे दिया गया इस तरह का कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का भी इंक्रीज हो रहा है और रिएक्टेंट का भी इंक्रीज हो गया, दोनों का इंक्रीज हो रहा है ना। और ऐसे, ठीक है, और फिर बराबर हो गया। तो जैसे ये कर्व है, इनमें आप लोगों को ये अगर पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे कर्व हैं जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। है ना, बताइए कौन कौन से कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को। सर फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट एंड फिफ्थ है। यस। हाँ देखो, फर्स्ट वाला तो है ही है, खैर फर्स्ट वाले में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। फर्स्ट इसको बोल रहा हूँ, सेकंड इसको, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले में तो ठीक है भाई, फर्स्ट वाला तो होगा ही होगा, वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेकंड वाला हो सकता है पॉसिबल, नो सर। है ना। सर तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो अगर प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वो तो खैर समय के साथ बढ़ता ही है, शुरुआत में इक्विलिब्रियम से पहले तो बढ़ता ही है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने की वजह से ही बन रहे होंगे, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा होगा, तो उस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घट रहा होगा, तो ये ग्राफ कह रहा है कि बढ़ रहा है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, तो ये रॉन्ग है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो, तो ये तो हटा दो भाई। तीसरा बताओ, थर्ड वाला, है ना।
तीसरे में देखो इसमें आपको एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि देखो रिएक्टेंट का रेट घट रहा है, ठीक है, उधर प्रोडक्ट का रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स हो जाएगा। और जैसे ही किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेट वहां पे क्या होता है, देखो R इक्वल टू DC बाई dt होता है। भाई बेसिक तो आप मैथमेटिक्स पढ़ ही चुके हो, क्योंकि कि किसी कोई कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही रेट एक बार बराबर होगा ना बेटा, तो फिर वो इक्वल ही रहेगा। रेट अगर एक बार बराबर हो गया तो वो इक्वल ही रहेगा। फिर जैसे इस ग्राफ में रेट बराबर होने के बाद फिर से बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, फिर से घट रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। रेट वाली लाइन एक बार इक्वल हो जाएंगी तो फिर वो इक्वली रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ग्राफ इक्विलिब्रियम के यहाँ पे आगे उसने बढ़ा के दिखा दिया, इसलिए गलत हो गया, है ना। ये वाला हो सकता है, फोर्थ वाला। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस ग्राफ में देखने में ये पता चल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे ही इक्विलिब्रियम आ गया है ना। दोनों रेट वाली लाइन ओवरलैप कर गई हैं। तो ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कि आपने ये, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको बताया। अब ये रिएक्शन एक बार आपने इस तरीके से कराई और आपने ये पता लगाया कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, वो जब A के 6 मोल होते हैं और B के 4 मोल होते हैं, उस समय इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो आपने उसके इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन आपने पता कर लिया है, ठीक है। ये उसके इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन है। और आपने फिर से वैसा ही सेटअप तैयार किया, सेम वैसा ही कंटेनर लिया, है ना, सेम वही टेम्परेचर मेंटेन किया, और आपने जानबूझ के ए के डाल दिए कितने मोल, 6 मोल, और बी के भी डाल दिए साइमल्टेनियसली 4 मोल। आपने एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम वाला ही कंसंट्रेशन ले लिया, है ना। तो आप पहले ही एक एक्सपेरिमेंट में चेक कर डिटरमाइन कर चुके थे कि ए और बी के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, और आपने अगर वही कंसंट्रेशन लेकर रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही आप मिक्स करोगे, सडन उसी समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि वो आपने जो कंसंट्रेशन लिए हैं वो जानबूझ के कौन से ले लिए, इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन ले लिए। तो ऐसा हो सकता है कि टी इक्वल 0 पे इक्विलिब्रियम आ जाए if reaction started by taking equilibrium concentration of reactant and product species। ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन है वही लेकर रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे, तो फिर ऐसा ग्राफ हो सकता है ना, बन सकता है मतलब। अच्छा, ये वाला जैसे इसमें कह रहा है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व है ये वाला, Yes, तो sir. क्या ये हो हो सकता सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना, हो सकता है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है और घटते घटते किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट का बढ़ते बढ़ते किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट हो गया। तो देखो, कंसंट्रेशन के टर्म में ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन का बराबर होना जरूरी नहीं है, कंसंट्रेशन का बेटा कांस्टेंट होना जरूरी है। जिस पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, उसी समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस ग्राफ में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टाइम होगा, इसी टाइम पे इक्विलिब्रियम आया होगा, जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन की लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और ये वाला हो सकता है 6 वाला। Yes. Yes, sir. हाँ, ये वाला भी sir. पॉसिबल है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के टर्म में है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट का घटते घटते प्रोडक्ट का बढ़ते बढ़ते, जैसे यहाँ पे मान लो कि वो 10 से स्टार्ट हुआ तो 6 पे कांस्टेंट हो गया था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था रिएक्टेंट का, और वो 0 से स्टार्ट हुआ तो 4 पे कांस्टेंट हो गया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 से स्टार्ट हुआ और वो पहले बराबर हुआ, और बराबर होने के बाद अभी और कम हुआ, मतलब पहले 5 हुआ, 5 से और कम हो गया, मान लो ये 4 पे कांस्टेंट हो गया। रिएक्टेंट का 4 मोल पे कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का किसी 8 मोल पे कांस्टेंट हो गया। तो
किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है तो उस समय इक्विलिब्रियम, हाँ इस ग्राफ में कोई पूछे इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आ रहा है, अगर आपको ये 2 पॉइंट दिखाए जाए है ना, तो आप किस पॉइंट पे बोलोगे इक्विलिब्रियम आ रहा है, T1 टाइम पे आ रहा है कि T2 टाइम पे आ रहा है? T2. T2 टाइम पे है ना, क्योंकि ये ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है और कंसंट्रेशन के टर्म में बोलते हैं जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे कंसंट्रेशन की लाइन पैरेलल हो जाएगी उस टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा, और रेट के टर्म में बोलते हैं कि जहां पे रेट वाली लाइन इक्वल हो जाएंगी वहां पे आएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, बोलो भाई। रेट का बराबर होना नेसेसरी होता है इक्विलिब्रियम के लिए, और कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना नेसेसरी होता है इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, Yes. है ना, तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, तो इनको समझ के ही चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, कहीं पे कोई सी बात नहीं समझ में आई हो, No, sir. है ना, क्लियर समझ में आ गई सही जितना बताया अभी Yes. मैंने? Yes, sir. यस ओके अच्छा, अब इसमें आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें आगे थोड़ी बढ़ती है। तो देखो इक्विलिब्रियम को भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में जो हम लोग इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहले लिखिए केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा लिख लीजिए फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम के भी 2 टाइप हो जाते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सब बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम में होमोजीनियस कब होगा, हेट्रोजीनियस कब होते हैं इक्विलिब्रियम, और ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए होमो हेट्रो तो बताना बहुत आसान है। देखिए होमो हेट्रो अगर बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं जिसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर होमोजीनियस को अगर हम लोग लिखें होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, तो देखो होमोजीनियस वर्ड से ही आप समझ सकते हो, देखो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, इसका आप संधि विच्छेद कर दिए, होमो प्लस जीनियस। तो होमो का मतलब यहाँ पे क्या है, सेम, होमो मतलब सेम होता है, जीनियस का मतलब यहाँ पे फेस। ठीक है, बोलते हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में प्रेजेंट है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। इफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्टेंट है उस रिएक्शन में, 2 3 4 जितने भी रिएक्टेंट है, वो सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट सेम फेस में होने चाहिए, आर प्रेजेंट इन सेम फेस। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, है ना। आ रही बात समझ में? Yes. Sir. Yes, sir. इसके बाद हेट्रोजीनियस में देख लो भैया, हेट्रोजीनियस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हेट्रोजीनियस को अगर आप ब्रेक करेंगे तो हेट्रो प्लस जीनियस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट, जीनियस का मतलब यहाँ भी फेस ही है। तो अगर
आपका जो इक्विलिब्रियम है उसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फेसेस प्रेजेंट होंगी, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में रखा जाता है ना। इफ टू और मोर, दो, कम से कम दो होनी चाहिए या दो से ज्यादा भी हो सकती है, टू और मोर डिफरेंट फेसेस present at equilibrium then this type of equilibrium is called heterogeneous equilibrium, है ना। अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फेस प्रेजेंट होती हैं इक्विलिब्रियम पे तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता हूँ, मैं कुछ इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखूंगा, आप लोग बस ये बताइएगा कि कौन सी होमोजीनियस है कौन सी हेट्रोजीनियस है। आइडेंटिफाई द homogeneous and heterogeneous equilibrium in following। ठीक है, तो जिससे मैं पूछूंगा वही बताइएगा, ठीक है, बाकी एटम देखते तो सभी रहिए, है ना, जिससे मुझे भी पता चलेगा भाई तुम लोग को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ऑनलाइन में तुम लोग बोलते भी बहुत कम हो, तो मुझे पूछना पड़ेगा भाई, कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो पहली रिएक्शन है, ठीक है, इसमें अभी चलो मैं लिख देता हूँ, मैं कुछ रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर मैं एक एक करके आप लोगों से पूछ लूंगा। आप आंसर लिख लीजिएगा, आपको उसकी के आगे लिख लेना। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस लिख लीजिएगा, हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस लिख लीजिएगा। ठीक है, पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट कर दिया आपने, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, N2O4 गैस को हीट किया, बन गया 2 मोल ऑफ NO2 गैस। ठीक है, सारी ये रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड से रिएक्ट करके बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट हो रहा है रेड फास्फोरस में। आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो रहा है। और ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है इनमें हम लोग को अभी फिलहाल यही बताना है कि इसमें होमोजीनियस कौन से हेट्रोजीनियस कौन से हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, एक एक से मैं पूछ लेता हूँ। बताओ भाई, अंकित कुमार बताओ, रोल नंबर 8, पहली रिएक्शन बताओ कैसी है। होमोजीनियस है ना, ठीक है बेटा, करेक्ट है ना। तो होमोजीनियस है, कैसे देखा हम लोगों ने, है ना। तो हम लोग देख लेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट उसके नीचे फेस क्या लिखी हुई है। वो जो छोटा सा G लिखा हुआ है ये बहुत मायने रख रहा है यहाँ पे। तो G फॉर गैस है ना, जहां जहां G लिखा हुआ है उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट की फेस गैस है। तो इस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है वो सभी बेटा गैस फेस में है ना, और सारे सेम फेस में है। तो ये कैसी हो गई, होमोजीनियस हो गई। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया,
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब जैसे चलो भाई, अमित ने तो बता दिया, अंकित ने, अब कौन बताएगा भाई? हाँ, दिशा बताओ बेटा, दिशा सिंह, रोल नंबर 15, सेकंड। हेट्रोजीनियस है, तो इसमें हेट्रोजीनियस हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा सॉलिड है, इधर ये प्रोडक्ट भी देखो, एक प्रोडक्ट सॉलिड है लेकिन CO2 गैस है। तो यहाँ पे देखो दो डिफरेंट फेस प्रेजेंट है ना, सॉलिड भी है और गैस भी है ना। अच्छा, कोई बताओ मुझे कि इसमें फेस कितनी है इस पूरे इक्विलिब्रियम में, इस पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ फेसेस कितनी है? 2 दो दो सर 2 सर 2। यहाँ पे थोड़ा सा अभी तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखो, फेस फेस अलग चीज होती है, फिजिकल स्टेट अलग चीज होती है। फेस एंड फिजिकल स्टेट बोथ आर डिफरेंट टर्म इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फेस अलग टर्म है और फिजिकल स्टेट अलग टर्म है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा। देखिए, फिजिकल स्टेट जो होती है वो इंडिविजुअल एक कंपाउंड की एक ही होती है। जैसे मान लो कोई सॉलिड, फिजिकल स्टेट जनरली हम लोग तीन ही को कंसीडर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो प्लाज्मा स्टेट भी होती है, लेकिन वो सब हम लोग अर्थ में जो तीन फेस है उन्हीं को मान के चलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट जो है वो यही है। फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी किसी सब्सटेंस की, है ना। जैसे हमारे सराउंडिंग में आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें सॉलिड स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, है ना। जैसे आप जिस लैपटॉप में पढ़ रहे हो वो आपका सामने एक सॉलिड फेस में है, तो उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। अब आपके कमरे में एयर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दो गैसें तो है ना। तो ये गैसियस फेस में है। अब आप मान लो कि पानी पी रहे हो, तो वाटर आपका किस फेस में है? लिक्विड फेस में है। तो ये एक्चुअली हम लोग इनको फेस बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये फिजिकल स्टेट होती है। अब फेस क्या होता है? तो फेस एक्चुअली, फेस वर्ड मिक्सचर के लिए डिफाइन होता है। फेस वर्ड जो होता है ये किसके लिए डिफाइन होता है? मिक्सचर के लिए, है ना। अब इसमें तो बता ही देते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिक्कत देगी। देखो, फेस, इसमें एक फेस रूल होता है, फेस रूल। ठीक है, फेस रूल ये कहता है कि जो फेस होती है, फेस इज डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर। ठीक है, फेस जो होता है वो एक मिक्सचर के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, अब मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, जैसे जब इक्विलिब्रियम आता है तो वहां पे दो या दो से ज्यादा ही सब्सटेंस के बीच में ही तो आता है ना इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कि ये पहला इक्विलिब्रियम वो तीन सब्सटेंस के बीच में आ रहा है इक्विलिब्रियम, दूसरा भी तीन डिफरेंट स्पेसीज के बीच में आ रहा है इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हमेशा एक मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं कि केवल आपके पास 100% रिएक्टेंट होते हैं, या ऐसा भी नहीं कि 100% प्रोडक्ट होते हैं। कुछ मोल रिएक्टेंट के भी पड़े होते हैं इक्विलिब्रियम में, और कुछ मोल प्रोडक्ट के पड़े होते हैं। मतलब दोनों का एक मिक्सचर आपको देखने को मिलता है इक्विलिब्रियम पे, है ना। अब इसमें फेस रूल कहता है कि अगर दो गैसें आपने ले ली, जैसे एक मिक्सचर में दो गैसें पड़ी हुई हैं, एक गैस नंबर 1 है, एक गैस नंबर 2 है। तो दो गैसों का जो मिक्सचर होता है उनकी एक ही फेस मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि चाहे कितनी भी गैसें क्यों ना हो मिक्सचर में, गैसों का मिक्सचर हमेशा एक यूनिक फेस होती है, एक नंबर ऑफ फेस 1 मानी जाएगी। जैसे दो गैसें हैं तो गैस प्लस गैस एक फेस मानी जाएगी, तीन गैसें हैं तो भी एक फेस, चार गैसें तो भी, 15 गैसें एक मिक्सचर में है तो भी एक ही फेस मानी जाएगी। गैसों का मिक्सचर नेट में देखा जाए तो एक ही फेस होती है, होमोजीनियस होता है। ओवरऑल वो कैसा होता है? होमोजीनियस। ठीक है, और अगर एक ही फेस प्रेजेंट है तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस, है ना। अब जैसे देखो, आते हैं सेकंड केस में, मान लो दो लिक्विड का मिक्सचर है, एक लिक्विड L1 एक L2। तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं कि नहीं मिक्स हो रहे हैं।
मतलब वो कंप्लीटली मिसेबल है कि कंप्लीटली इनमिसेबल है ना। भाई दो लिक्विड मिलाओ तो जरूरी तो है नहीं कि दोनों मिक्स ही हो जाए, है ना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर दो लिक्विड का मिक्सचर बोलते हैं कि कंप्लीटली मिसेबल होता है, जैसे पानी में अल्कोहल मिलाओ तो मिक्स हो जाता है ना, तो अगर दो लिक्विड का मिक्सचर कंप्लीटली मिसेबल है तो एक ही फेस कंसीडर की जाएगी, तब तो वो होमोजीनियस होगा, तब तो वो कैसा होगा, होमोजीनियस। लेकिन दो लिक्विड अगर आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे, जैसे वाटर में ऑयल मिला दो नहीं मिक्स होगा, वाटर में एक पोलर, आप एक पोलर लिक्विड ले लो एक नॉन पोलर, कभी नहीं मिक्स होगा। जैसे वाटर में CCl4 मिलाओ नहीं मिक्स होगा, वाटर पोलर होता है, वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है, और CCl4 का डाइपोल 0 होता है, CCl4 नॉन पोलर है, तो नहीं मिक्स होगा वो। और अगर दो लिक्विड मिक्स नहीं हो रहे हैं तो बेटा बेटा जितने डिफरेंट लिक्विड होंगे उतनी डिफरेंट फेस होंगी। जैसे दो दो लिक्विड है तो दो फेस हैं, मान लो तीन लिक्विड है लेकिन कोई मिक्स नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो फिर तीन फेस होंगे, है ना। ओवरऑल ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। ठीक है। अब जैसे सर मान अगर लो कि तीन- दो दो सर अगर सॉलिड है, हाँ सर अगर वहाँ पे 3 लिक्विड होते और 2 आपस में मिक्स हो रहे होते और एक ना हो रहा था तो मतलब क्या होता? दो फेस होती है। अगर जैसे आपने पूछा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे तीन लिक्विड है, दो लिक्विड तो कंप्लीटली मिक्सबल है लेकिन तीसरा दोनों के साथ मिक्सबल नहीं है, तो ओवरऑल दो नंबर ऑफ फेसेस दो होंगी, पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ फेसेस दो मानेंगे, लेकिन वो होगा तब भी हेट्रोजीनियस, क्योंकि अगर दो या दो से ज्यादा फेसेस होंगी एक मिक्सचर में तो वो हेट्रोजीनियस ही होता है। और एक बात समझो, सॉलिड, एवरी सॉलिड हैव डिफरेंट फेस, एवरी सॉलिड हैव डिफरेंट फेस, हर एक सॉलिड की एक डिफरेंट फेस होती है ना। जैसे एक मिक्सचर में दो सॉलिड है तो नंबर ऑफ फेसेस दो होंगी, तीन सॉलिड है तीन फेस, चार सॉलिड चार फेस। फेस रूल बोलता है कि सॉलिड जितने होंगे सिस्टम में उतनी फेसें होंगी, है ना। दो सॉलिड दो फेस, तीन सॉलिड तीन फेस, यहाँ पे दो सॉलिड दिया तो दो फेस लिख दो। तो इसका मतलब सॉलिड प्लस सॉलिड हमेशा कैसा सिस्टम होगा, हेट्रोजीनियस, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये चीज समझना जरूरी था। जैसे देखो इसको आप लोग ऐसे मत समझिए कि जैसे ये गैस ये गैस ये गैस और तीनों गैस हैं तो एक ही फिजिकल स्टेट है तो होमोजेनियस, ना। आप समझिए गैस गैस गैस, तीन गैसों का जो मिक्सचर मिल रहा है आपको इक्विलिब्रियम में, वो उसमें नंबर ऑफ फेसेस कितनी है टोटल, तो गैसें चाहे कितनी भी हो एक ही फेस होगी, और एक फेस है इसलिए ये होमोजीनियस है, टोटल एक फेस है इसलिए होमोजीनियस है ना। अब जैसे देखो मैंने ये पूछा कि जैसे इसमें कितनी फेसेस हैं, अच्छा ये तो आप बता ही लोगे तुम लोग, इस सिस्टम में नंबर ऑफ फेसेस कितनी है सेकंड वाले में? सर 3। 3। हाँ तो नंबर ऑफ फेसेस अगर कोई पूछे तो इस इक्विलिब्रियम में तीन है, क्योंकि ये सॉलिड अलग है ये सॉलिड अलग है, दोनों सॉलिड की अलग अलग फेस होगी, तो दो फेस तो इन्हीं दोनों की होगी, वो गैस की तो फेस वैसे ही अलग होगी क्योंकि उसकी तो फिजिकल स्टेट ही अलग है, तो फेस तो अलग हो ही जाएगी, तो इसमें तीन फेस हो जाएंगी, तीन फेस मतलब हेट्रोजीनियस हो गया। दो या दो से ज्यादा फेस अगर प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पे तो हेट्रोजीनियस, है ना। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें बताओ होमोजीनियस बोले कि हेट्रोजीनियस बोले? होमोजेनियस। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, दो गैसों का मिक्सचर एक ही फेस होगी तो होमोजीनियस। अब जैसे ये वाला एग्जांपल बता दो फोर्थ में। हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, है ना। अच्छा इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितनी होंगी इस वाले एग्जांपल में? सर 2 होंगी। हाँ नंबर ऑफ फेसेस टू होंगी, क्योंकि सॉलिड की फेस अलग हो, गैस प्लस गैस एक ही फेस मानेंगे, तो टोटल दो फेस होंगी। अच्छा अब जैसे ये एक एग्जांपल है, व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बन रहा है, तो ये देखा जाए तो है तो देखो व्हाइट फास्फोरस भी सॉलिड होता है और रेड फास्फोरस भी सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर में फास्फोरस के सारे इलेक्ट्रोड सॉलिड होते हैं,
तो दोनों सॉलिड का मिक्सचर ओवरऑल क्या होगा, कितनी फेस होंगी, 2 फेस होंगी, तो ये आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, है ना। अब ये ना आप लोग बोलना कि ये सॉलिड और ये भी सॉलिड, दोनों सॉलिड सॉलिड सेम हो गया तो होमोजीनियस हो गया तो वो कबाड़ा हो जाएगा वहां पे आप फिजिकल स्टेट आप जब देखने लगेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस है। आप फेस रूल को समझ के करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात और बताते हैं, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, ये नंबर 5 वाला, ये बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल नहीं है, ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। इसको लिखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम, ऊपर वाले जितने थे वो सब केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल थे, है ना। अब ये क्या मतलब है भाई, फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन बताते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो नहीं चेंज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, लेकिन फेस में डिफरेंस होगा, है ना। फिजिकल स्टेट, फिजिकल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट होगा, जैसे एक मान लो रिएक्टेंट है, एक आपका प्रोडक्ट है ना, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखोगे तो सेम मिलेगा। रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, लेकिन दोनों की फिजिकल स्टेट से बेटर है कि आप बोलो कि दोनों की फेस अलग होगी, बट बोथ हैव डिफरेंट फेस, दोनों की फेस अलग होनी चाहिए। तो इस तरह के जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम में आते हैं, और फिजिकल इक्विलिब्रियम सारे के सारे हेट्रोजीनियस होते हैं। ऑल फिजिकल इक्विलिब्रियम आर हेट्रोजीनियस, फिजिकल में होमोजीनियस बनता ही नहीं एक्चुअली, है ना। ऑल फिजिकल इक्विलिब्रियम आर हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब जैसे देखो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल फिजिकल, है फिजिकल ना। फिजिकल इक्विलिब्रियम कुछ सही, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, आइस का फॉर्मूला भी H2O ही होता है, और वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2 होता है, बस दोनों की फेस और यहाँ तो फेस भी अलग है और फिजिकल स्टेट भी अलग है, क्योंकि आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, और ये भी हेट्रोजीनियस है, फिजिकल इक्विलिब्रियम सारे हेट्रोजीनियस होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम कोई भी आप देखोगे वो हेट्रोजीनियस ही होगा। ठीक है, अब जैसे वाटर से वेपर बन रहा है तो वो भी फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। अब जैसे ये वाला देखो, रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक बन रहा है ना, तो ये भी आपका क्या है, फिजिकल, क्योंकि सल्फर का फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा है, बस फिजिकल एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट हो रहा है। तो एलोट्रोप जो होते हैं वो सभी सॉलिड फेस में ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो हर सॉलिड की अलग अलग फेस होती है, तो ये आपका हेट्रोजीनियस हो गया और फिजिकल भी हो गया। ये वाला भी आप समझ ही गए होंगे, डायमंड से ग्रेफाइट बन रहा है या ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है ना। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फिजिकली फिजिकल, है ना। फिजिकल में और कोई पूछे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, तो फिजिकल सारे ही हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है ना। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में बेटा मेन पहचान ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, हाँ, लेकिन फेस चेंज हो रही होगी। और केमिकल इक्विलिब्रियम में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूरा पूरा बदल रहा होगा। आप देख लो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, प्रोडक्ट का, तो वो आपको फॉर्मूला ही डिफरेंट नजर आएगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल रहा हो, है ना, तो फिर वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच बन रहा हो इक्विलिब्रियम, है ना। बोलो भाई, समझ में आई बात, यस है ना। तो ये तुम लोग का टाइप भी मैंने बता दिया। अब इसमें आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं। चलो फिर, ये अभी टॉपिक जो है लंबा जाएगा, क्योंकि छोटा आधे घंटे पूरे लगेंगे इसको समझाने में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं इसी के आगे, ठीक है। ठीक है
है ना। बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम उसका केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर है, वो संडे को कर लेंगे, क्योंकि ओके सर। पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थक गया था, तुम लोग भी थक ही गए होगे। करने का कुछ नया स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा, है ना, फिर से एनर्जी आए तुम लोग के अंदर। ठीक है, तो चलो फिर, है ना, इसी के आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप लोग पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक, ओके बेटा।